प्रोफेसर अभय, मैं आपके साथ इसलिए शुरुआत कर रहा हूं कि दो चीजें मैं अभी भी उसको पचा नहीं पा रहा हूं। जो टोटल वोट है वो मैंने एक मोटे तौर पे कर लिया है। आप जब तक अपनी बात करेंगे मैं एग्जैक्ट बता दूंगा। पिछली बार 37% वोट दोनों को मिले थे। दोनों को मिला के मोटे तौर पे करीब 74-75% वोट थे। इस बार इंडिया गठबंधन को अभी भी वो 37% के आसपास वोट मिले हैं। वो 36-37% के बीच है, 37% के आसपास मिले हैं। लेकिन ये जो 10% वोट पिछली बार के और इस बार के मुकाबले जो बढ़े हैं, इस समय एनडीए करीब 46% प्लस पे बैठा हुआ है। तो ये एक अप्रत्याशित सी चीज है, क्योंकि जो कांग्रेस है उसके पिछली बार के जितने वोट थे उतने ही इस बार के भी वोट हैं। उसमें कहीं मतलब पिछली बार भी 8-8.5 थे, इस बार भी 8.7% है। सीटें जरूर उसके मुकाबले गायब हो गई हैं, मतलब इस बार 5 ही सीट है। दूसरा, एआईएमआईएम को शायद वो भी एक समझने वाली बात है। हम लोग ये माने थे कि इस बार एआईएमआईएम को सीटें ना के बराबर मिलेंगी, लेकिन वो 5 की 5 सीटें पे रिटेन किया है उसने अपनी सीटों को। और तीसरा, जन स्वराज पार्टी तो कहीं कुछ आसपास दूर दूर तक नजर नहीं आई है। जबकि मैं अभी भी ये मान रहा हूं कि बिहार के जो चुनावी मुद्दे थे उसको 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 करने में, उसको सेट करने में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का भी एक भूमिका रही थी। इससे मैं कम से कम नहीं इनकार कर रहा हूं। उन्होंने पलायन को या बेरोजगारी को एक मुद्दा बनाने में उनकी भी एक भूमिका थी। तो अबे भाई, ये जो पहला आपका रिएक्शन, हम लोग पहली बार मतलब इस चुनाव के परिणाम आने के बाद पहली बार बात कर रहे हैं, ये हुआ क्या है और आप इसको कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये है कि अप्रत्याशित, ये मतलब अभूतपूर्व नहीं है। ये चुनाव नतीजा जो है बिहार के लिहाज से, या मैं उत्तर प्रदेश को भी इसमें जोड़ देता हूं, ये अभूतपूर्व नहीं है। मैं इसे अभूतपूर्व नहीं मानता। उसकी वजह यह है कि 2010 में एनडीए ने तकरीबन ऐसा ही परिणाम निकाला था। उस वक्त नरेंद्र मोदी कहीं दूर दूर तक क्षितिज पर नहीं थे। नरेंद्र मोदी को भी नहीं पता था कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे 2010 में। मतलब 2010 में जनता दल यूनाइटेड ने 115 सीटें जीती थी और भारतीय जनता पार्टी ने 91 सीटें जीती थी। दोनों ने ही मिलकर आप समझ लीजिए कि 206 सीटें जीत ली थी 2010 में। लगभग वैसा ही चुनाव परिणाम है ये, उसी तरह का। अच्छा, अब मैं इस चुनाव परिणाम की उत्तर प्रदेश के एक चुनाव परिणाम से तुलना करता हूं। 2017 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सीटें केवल 44 या 43-44 रह गई थी और भारतीय जनता पार्टी ने अकेले, एनडीए भी नहीं, अकेले 325 सीटें जीती थी। 403 की विधानसभा में वो 3/4 बहुमत था 2017 में, जहां तक मुझे याद है। तो पहली बात तो यह है कि कुछ खास परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में इस तरह के परिणाम पहले भी निकलते रहे हैं। मैं इसमें मोदी सरकार और चुनाव आयोग की साठगांठ से जो होने वाली बेईमानी वगैरह है, मतलब मैं उसकी संभावनाओं को नकार नहीं रहा हूं। मैं वो भी आपके सामने रखूंगा। इस बार वो भी हुआ है, वो भी रखूंगा आपके सामने, वो बात नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि पहली बात तो ये है कि जिस तरह से इस चुनाव परिणाम को समझने की कोशिश की जा रही है वो ठीक नहीं है। इसको कई दृष्टि से इसको देखा जाना चाहिए। जो राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति है बिहार में, वो मुख्य तौर पर हम सब लोग जानते हैं और उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। वो मुख्य तौर पर यादव और मुसलमान वोटों के गठजोड़ पर आधारित है और ऐतिहासिक रूप से वो अपने इस सामाजिक आधार का विस्तार कर पाने में नाकाम रहे हैं। 2020 में तो उन्होंने कोशिश भी नहीं की थी इसका विस्तार करने की। इस बार थोड़ी कोशिश भी की, लेकिन वो कोशिश उनकी नाकाम रही। वो इसका विस्तार नहीं कर पाते हैं। अखिलेश यादव ने 2017 की पराजय से सबक लेते हुए उसका विस्तार करने की कोशिश की। उसका परिणाम यह हुआ कि उनका विधानसभा में भी नतीजा अच्छा निकला और लोकसभा में तो उन्होंने भाजपा को हरा दिया उन्होंने। अच्छा, दूसरे विपक्ष किस स्थिति में है इस पर भी गौर करना पड़ेगा हमें। यानी जो विपक्ष का विपक्ष है, महागठबंधन का विपक्ष 2020 में फूट पड़ी हुई थी, उसके अंदर एनडीए में फूट पड़ी हुई थी। उस फूट का बहुत बड़ा परिणाम था कि तेजस्वी यादव का नतीजा हम लोगों को चमकदार लगता है 2020 का। आप देखिए, चिराग पासवान ने 134 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और बहुत जगहों पर उनका केवल एक ही उम्मीदवार जीता, वो भी बाद में जेडीयू में चला गया। बहुत जगहों पर उनके वोटों ने जेडीयू के उम्मीदवारों को हराने में मदद की और उनकी जगह पे आरजेडी के उम्मीदवार जीते थे उसमें। इस बार चिराग पासवान उधर
ये इस तरह की बात नहीं कर रहे थे। हम लोगों को उम्मीद ये थी, मुझे भी उम्मीद थी कि जो एनडीए है उसके अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और वोटों का ट्रांसफर इधर से उधर ठीक नहीं होगा, वोटों का ट्रांसफर ठीक नहीं होगा। और मैं आखिर तक ये सोचता रहा और इस तरह की टीका टिप्पणियां भी करता रहा, मैंने उसमें लेख भी लिखा, वो सब लिखा, लेकिन मेरी बात गलत साबित हुई। शायद चुनाव मतदान की शुरुआत से कुछ पहले तक इन लोगों ने किसी तरीके से आपसी मतभेदों को बुलाकर कुछ आपसी एकता कायम की। उस एकता का परिणाम यह हुआ कि इनका वोटों का ट्रांसफर सबका स्मूथ ठीक तरीके से हुआ। वरना क्या होता है कि नीतीश कुमार का चूंकि चुनाव सुधर रहा था कई कारणों से, तो नीतीश कुमार के वोट भाजपा को भी मिले और नीतीश कुमार के जो वोट थे वो वोट लोक जनशक्ति पार्टी को भी मिले। इसलिए तीनों पार्टियों का नतीजा बहुत बेहतरीन निकला। देखिए, कागज पर कभी भी एनडीए महागठबंधन से पीछे नहीं था। किसी भी तरीके से आप बिहार की जो सामाजिक शक्तियां हैं उनका जोड़ बाकी उड़ा भाग कर लीजिए, किसी भी तरीके से कर लीजिए, हर तरह से एनडीए ज्यादा बड़ा, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा विविध गठजोड़ दिखाई पड़ता है। आप उनके साथ जो बिरादरियां हैं खुलेआम, उन बिरादरियों को ही जोड़ लीजिए, तभी भी मतलब वो आपको ज्यादा बड़ा दिखाई पड़ेगा। उन बिरादरियों को हमेशा वोट में नहीं वो लोग बदल पाते, ऐसे पिछली बार नहीं बदल पाए थे, इसलिए चुनाव हारते हारते बचे थे। ये स्थिति है। अच्छा, अब राहुल गांधी ने इनको समझाया, लालू यादव को भी समझाया और तेजस्वी यादव ने कई बार पत्रकारों से स्वीकार भी किया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम अपने MY आधार से बाहर चले जाएं। इसके लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की। 7 अति पिछड़ा सम्मेलन बुलाए कांग्रेस ने, अनिल जैन साहब के नेतृत्व में 7 अति पिछड़ा सम्मेलन हुए, एक के बाद एक उप मुख्यमंत्री को एक अति पिछड़े नेता को उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया। ये सब किया, लेकिन उसको ये सब करके आप रह गए। उसके बाद टिकट नहीं दिए आपने ठीक से अति पिछड़े समाज को, वो बात संदेश नीचे तक गया ही नहीं। बीच में बहुत बड़ा अंतराल रह गया। भारत जो वोट अधिकार यात्रा थी उसके बाद जो आखिरी सम्मेलन तब हुआ था, उसके बाद इन लोगों ने कुछ किया ही नहीं, सब चीजें हवा में ही रह गई। दूसरे, अति पिछड़ा समाज जो है वो बहुत ही 36% है बिहार की आबादी का, बहुत छोटी छोटी बिरादरियां हैं, उन तक राजनीतिक संदेश पहुंचाना भी तकनीकी रूप से बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत समय लगता है। और नीतीश कुमार ने बड़ी मेहनत करके 20 साल में धीरे धीरे करके उस समाज की हमदर्दी जीती है। वो उतना समय, इनको भी समय लगेगा उस समाज की हमदर्दी जीतने में, अगर ये ईमानदारी से काम करेंगे तब। अगर प्रॉक्सी वोट मानते रहेंगे तो वो भी कभी कर नहीं पाएंगे उसको उतना। तो अति पिछड़े समाज तक इनका कोई संदेश नहीं पहुंचा। मैं बार बार कहता रहा, मैंने पब्लिक इंडिया के मंच पर और सब जगह ही कहा, इस चुनाव के केंद्र में ईबीसी है, अति पिछड़ा वोटर है इस चुनाव के केंद्र में, जो 36% है, थोड़ा बहुत नहीं। और नीतीश कुमार के प्रयासों से लगा धीरे धीरे करके उसके अंदर राजनीतिक जागरूकता भी आई है। वो 36% वोट किधर जाएगा? क्योंकि वही एकमात्र वोटर था जो जिसके एक हिस्से को महागठबंधन अपनी ओर खींच सकता था। उसकी उसने थोड़ी बहुत कोशिश भी की, लेकिन बड़ी मुरझाई हुई किस्म की कोशिश साबित हुई, और वो कोशिश इसलिए नाकाम हुई कोशिश को। अगर उसका एक छोटा सा हिस्सा भी इधर ये खींच लेते तो ये बड़ी कामयाबी इन्हें हासिल हो सकती है, थोड़ी बहुत नहीं। इस वक्त देखिए, इस वक्त टाइम कितना हुआ है, इस वक्त 5:10 हो रहे हैं। 5:10 अगर आप चुनाव आयोग की वेबसाइट खोलें और देखें किसको कितना % वोट मिला है, तो आप पाएंगे कि इसमें आरजेडी को अभी भी दूसरों के मुकाबले 1-2% वोट ज्यादा ही मिले हैं। जी। नहीं, मैं बता दे रहा हूं, मेरे सामने खुली हुई है, 22.8 है। हाँ। और बीजेपी उससे 2% पीछे है, 20.5 पीछे है। देखिए, और पिछली बार 0.2% वोट ही कम ज्यादा मिले थे इनको। 23% वोट मिला था इनको पिछली बार। अभी 22.8 है ना, 0.2% वोट मिले थे, उससे इनकी 40 सीटें कम हो गई हैं, 40 से ज्यादा सीटें कम हो गई हैं इनकी। अच्छा, और नीतीश कुमार के वोट तो 18-19% के बीच हैं। बीजेपी से भी 2% उनके वोट और पीछे कम है, तो 3% नीतीश कुमार के वोट कम है। तो बिहार में इससे आप पता लगा सकते हैं कि दरअसल जो एक तरफा चुनाव दिख रहा है, ये चुनाव टक्कर का चुनाव था। आखिरकार तो 1-2%, 3% के आधार पर ही तो फैसले हो रहे हैं इसमें। ऐसा नहीं है किसी को 5% का और 7% का और 10% का स्विंग मिला हो, इसको ऐसा नहीं हो रहा है इसमें चुनाव में। आप सेफोलॉजिकली देखें, सामाजिक दृष्टि से उसको देखें, कि किसी भी पहलू से देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा। दूसरे, हमें ध्यान रखना चाहिए कि चुनाव आयोग 2010 के चुनाव में जैसा नहीं था,
मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव में भी नहीं था, लेकिन इस वक्त तो चुनाव आयोग भाजपा के साथ एक नापाक गठजोड़ बना के खड़ा हुआ है। अब आप देखिए चुनाव आयोग ने क्या गड़बड़ियां की। जब एसआईआर खत्म हुई, माफ कीजिए अगर मैं ज्यादा समय ले रहा हूं साथियों का, तो मैं अपनी बात पूरी कह लेता हूं, फिर मैं सुनूंगा साथियों को सबको। जब एसआईआर खत्म हुई तो चुनाव आयोग ने घोषित, ज्ञानेश कुमार ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमारे पास 7 करोड़ 42 लाख वोटर की आखिरी लिस्ट हमने दे दी है। अच्छा, जब 6 तारीख को 11 तारीख को मतदान खत्म हुआ, तब चुनाव आयोग ने जो प्रेस रिलीज जारी की, उसमें कितने वोटर हैं मैं बताता हूं संख्या, कितने वोट पड़े हैं। अभी 1 मिनट में बताता हूं संख्या। वो 3 लाख से कुछ ज्यादा ही वोट जो है ना, वो अतिरिक्त हैं उसके अंदर। मतलब हैरत होती है कि 7 करोड़ 45 लाख। हाँ जी, तो 3 लाख वोट कहां से प्रकट हो गई? ये 42 लाख से अचानक वोट बढ़ के 7 करोड़ 45 लाख समथिंग कैसे हो गए? ये 3 लाख वोट कहां से आए? ये रहस्यमय वोट कहां से आए? इन्होंने किनको वोट किया, किसी को कुछ नहीं पता है। इसको डिकोड कैसे कौन करेगा? असंभव है इसको डिकोड करना। चुनाव आयोग इस बात का कभी जवाब ही नहीं देगा। आप कितने उन्हें प्रतिवेदन देते रहिए, आप उछल कूद मचाते रहिए, आप सोशल मीडिया पर अपना सिर पटक दीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, चुनाव आयोग से आप इस बात का जवाब नहीं ले सकते। इस तरह का पूरा प्रतिष्ठान है हम लोगों का, सत्ता प्रतिष्ठान इस तरह का है। दूसरे, मेरा ये मानना है कि पूरे देश से 50 लाख से ज्यादा वोटर जो है वो ट्रेनों में और बसों में और दूसरे तरीकों से भर के बिहार लाए गए और उन वोटों को पढ़वाया गया। 4 ट्रेनों का पर्दाफाश कपिल सिब्बल ने किया, दो गुड़गांव से और 2 करनाल से। उसमें तो केवल 6000 वोटर थे उन 4 ट्रेनों में, 1,500 वोटर थे। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर ये एक प्रबंधन किया गया जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो बीजेपी 7-8 महीने से एक बड़ी एडवांस प्लानिंग बीजेपी कर रही थी, एक ऐसी एडवांस प्लानिंग कर रही थी जिसकी काट किसी के पास नहीं थी। चुनाव आयोग, सत्ता प्रतिष्ठान सब उन लोगों के साथ थे। और दूसरे, हमारा जो विपक्ष है, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हों, कोई लोग हों, वो कभी भी इतनी कुशलता, इतनी क्षमता, इतने संसाधन और इतनी योग्यता, इतना अग्रिम नियोजन वगैरह ये सब कर पाने में विफल रहते हैं। इनको लग रहा था कि हमारी जमीन पकी हुई है, इस बार तो हम छक्का मार ही देना है हमको। और ये भूल गए थे कि पिछली बार जो उन्होंने छक्का मारा था तो उस वक्त परिस्थिति इनके खिलाफ, वो एनडीए में फूट पड़ी हुई थी। बिहार का इतिहास बताता है, जब भी एनडीए एकताबद्ध होता है उसको कोई चुनाव नहीं हरा सकता, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली गठजोड़ है भाई। सीधी अगर आप वोटों को सामाजिक समर्थन में जोड़ दें, उसको साथ दोनों को एक दूसरे पर प्रोजेक्ट करें तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, कोई नहीं हरा सकता। जब नीतीश कुमार टूटते हैं तब ये चुनाव हारते हैं। 2015 में ऐसा हुआ था। और जब नीतीश कुमार नहीं टूटते और कोई फूट पड़ जाती उसके अंदर, जैसे 2020 में फूट पड़ी थी, या खुद भाजपा नहीं प्रपंच रचा था पूरा उसका, तब ये लोग कमजोर पड़े थे चुनाव में, वरना बिहार में इनको चुनाव नहीं हराया सकता। जी जी।